जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज हम जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 12 करा रहे हैं। हम पार्ट 11 तक करा चुके हैं, वो आपको जीके क्विज की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा रहे हैं, जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है पार्ट 12। ये आपके सभी वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं, UP-SSC की एग्ज़ाम, MB पुलिस, UP पुलिस, SSC और लेखपाल, वीडियो, MP में पटवारी, बिहार में जो प्राइमरी टीचर्स की भर्ती निकली है उसके लिए, जिनमें भी GS आता है उन सभी के लिए, जिनमें GK वगैरह आती हैं उन सभी के लिए ये प्रश्न काम के हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं और इसके 11 पार्ट पहले आ चुके हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। आपको हमारी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जीके क्विज नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और ये जो PDF है, इसे डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। तो हड़प्पा सभ्यता हमने आपको पढ़ाया भी है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। याद रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा वाले तांबा और टिन को मिलाकर कांस्य धातु बनाते थे। तो कांस्य युगीन सभ्यता है कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता आंसर भी है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो आप जानते हैं कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों को हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए, आप सभी बताइए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। कमेंट सेक्शन में क्या इसका भी आंसर लिखा होगा? क्या है इसका आंसर? है HC मुखर्जी। कमेंट सेक्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वीडियो में नीचे लिख रखे हैं। तो HC मुखर्जी जो हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जब 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कह सकते हैं या अस्थायी अध्यक्ष कह लीजिए, सबसे वरिष्ठ सदस्य बनाए गए थे, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अगली जब बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो उस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त कर दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हम बता देंगे कि राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे C राजगोपालाचारी। C राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी C राजगोपालाचारी थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म करके राज्यपाल का पद ले आया गया था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम केवल गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन है, और अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो C राजगोपालाचारी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक हैं कौन? चेतन भगत जी हैं। चेतन भगत जी ने काफ़ी सारी बुक लिखी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। कौन सी इनकी है? एक 2 स्टेट्स है, एक 5 पॉइंट संबंध है, एक हाफ गर्लफ्रेंड है, और एक है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, और एक है 1 इंडियन गर्ल। तो कौन कौन सी हैं? ये बुक तो है ही, द गर्ल इन रूम 105, इसके अलावा 2 स्टेट्स, 5 पॉइंट समवन और हाफ गर्लफ्रेंड, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और 1 इंडियन गर्ल। नेक्स्ट पर चलते हैं। बक्सर के युद्ध
जो 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 22 से 23 अक्टूबर के बीच 1764 में हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित पक्ष कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित पक्ष कौन था? मीर कासिम, सुराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला, ये शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय या उपर्युक्त तीनों। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना से मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इन तीनों को संयुक्त सेनाओं ने युद्ध किया था और तीनों की संयुक्त सेनाओं को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ी सेना ने हरा दिया। और अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहा था बक्सर के युद्ध में? हेक्टर मोनरो। और बक्सर के युद्ध से पहले एक प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कब हुआ था प्लासी का युद्ध? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और अंग्रेज़ ही जीतते हैं। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे वो हार जाते हैं। मीर जाफ़र वगैरह उन्हें धोखा दे देते हैं तो वो हार जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 का उल्लेख किस भाग में था? तो जो अनुच्छेद 370 का उल्लेख है भारतीय संविधान में वो भाग 21 में था। किस में था? भाग 21 में अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया गया था भारतीय संविधान में। और ये किस नाम से किया गया था? इसका जो शीर्षक दिया गया था अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। याद रखिएगा, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान नाम से शीर्षक था। किस नाम से शीर्षक था? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान नाम से शीर्षक था। और ये जो अनुच्छेद 370 था ये जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड था। अब तो इस अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को डाइल्यूट कर दिया गया है, तो अब ये उस तरीके से लागू नहीं है। और जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए गए हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं जम्मू कश्मीर से। एक लद्दाख है और एक स्वयं जम्मू कश्मीर नाम से है। और ये 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो सर्वप्रथम उत्खननकर्ता थे कौन थे? दयाराम साहनी थे। 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। उसके बाद राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। याद रखिएगा। तो दयाराम साहनी सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के प्रथम उत्खननकर्ता थे। इन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक शहर की खोज की थी। हड़प्पा नामक शहर किस नदी के किनारे था? याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे था। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। नेक्स्ट पर चलते हैं, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें कौन है? तो भूकंप की जो सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें हैं वो होती हैं एल तरंगें। कौन सी? एल तरंगें भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। इन्हें धरातलीय तरंग भी कहते हैं। कौन सी तरंग कहते हैं? धरातलीय तरंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं, शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया। अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है। इसमें ए नहीं लिखा, तो अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है। क्या है? शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है। इसके तहत जो अनुच्छेद 21 ए में है इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, बालक और बालिकाओं को कहा जाए, 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के बारे में राज्य व्यवस्था करे, इसके बारे में कहा गया है। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा, ये एक मौलिक अधिकार के रूप में बना दिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो 1858 में सुनाया था किस स्थान पर पढ़कर सुनाया था? तो ये सुनाया था इन्होंने इलाहाबाद में सुनाया था। कहाँ पे सुनाया था? इलाहाबाद में। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में ये रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वो सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? 1857 की क्रांति के समय ये गवर्नर जनरल थे भारत के,
और फिर ये 1857 फिर जब बनाया जाता है तो ये भारत के पहले वायसराय भी बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन करने वाला बंगाल का नवाब था। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर की जो राजधानी परिवर्तित की थी वो की थी मीर कासिम ने। किसने की थी? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने इसलिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी की जिससे अंग्रेज़ों का डायरेक्ट उसके राजकाज चलाने में हस्तक्षेप ना कर सकें। नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो हड़प्पा निवासी हमने बताया था किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तांबे। तांबे से, तो तांबे की खोज तो पहले ही हो गई थी। कांसे से, कांसा बना लेते थे। सोने से भी नहीं थे अपरिचित। किससे थे? लोहे से अपरिचित थे, क्योंकि लोहा की जो खोज हुई है वो वैदिक काल के आसपास हुई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अग्निवलय, सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो सर्किल ऑफ फायर कहा जाता है ये प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। प्रशांत परिमेखला क्या है? प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत ज्वालामुखी एवं भूकंप श्रृंखला है। जो प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत एक ज्वालामुखी एवं भूकंप श्रृंखला है। यहाँ पर लगभग 704 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और इसका जो लंबाई है ये है 40,000 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम पर कौन से अनुच्छेद द्वारा रोक लगाई गई है? तो बाल श्रम द्वारा अनुच्छेद 24 के द्वारा रोक लगाई गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। बाल श्रम क्या कहते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने या ऐसी जगह काम नहीं करने देना जहां उनकी जान को जोखिम हो। तो याद रखिएगा, जान पर जोखिम हो या उन्हें किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करने देना है। तो बाल श्रम पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 24 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 24 के द्वारा रोक लगाई गई है। अब हम अनुच्छेद 21 देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 23 जो है वो मानव दुर्व्यापार और बलात्संग से संबंधित है और जो अनुच्छेद 26 है उसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 21 किससे है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग से संबंधित है और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो जब 1707 में अहमदनगर के किले में औरंगजेब यानी आलमगीर की मृत्यु हो जाती है तो मुअज्जम जो रहता है वो बहादुर साहब प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है और इसका जो कार्यकाल रहता है वो 1707 से 1712 तक ही रहता है। 5 साल का कार्यकाल रहता है। बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह बनता है और फिर उसके बाद रफ़ीउद्दर्जात। इस तरीके से आखिरी जो मुग़ल शासक रहता है वो रहता है बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें जफ़र उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार बना था। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप जानते कि लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत का क्या रहा है? गवर्नर जनरल रहा है और इसने सबसे पहले जो हड़प नीति में सबसे पहले हड़पा था वो 1848 में सतारा को हड़पा था। किसको? सतारा को हड़पा था। सतारा के बाद इसने संबलपुर को सतारा के बाद संबलपुर नहीं, सतारा के बाद नागपुर, संबलपुर, फिर झांसी, इस तरीके से इसने काफ़ी हड़पे थे राज्य हड़प नीति के अंतर्गत। इसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। और लॉर्ड डलहौजी के समय कुछ इम्पोर्टेंट काम भी हुए थे जिन्हें हम जान लेते हैं। जैसे रेलवे, सबसे पहले रेलवे की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी और लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया था और महाराजा दलीप सिंह को इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेंशन पर इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया था। राजा राम मोहन राय निम्न में से किससे प्रमुखता से संबंधित नहीं थे?
तो राजा राम मोहन राय संबंधित थे, सती प्रथा से संबंधित थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने 829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक भी थे। ये चाहते थे कि लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जाने। संस्कृत शिक्षा के भी समर्थक थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए उतना ही काम नहीं कर पाए। ये काम किया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, काफ़ी इस मामले में काम किया है। तो ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित नहीं थे। राजा राम मोहन राय क्या थे? इन्हें राजा की उपाधि जो दी थी वो मुग़ल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, और अकबर द्वितीय की ही पेंशन के संबंध में ये इंग्लैंड जाते हैं और वहीं पर 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने मिरातुल अखबार निकाला था, और क्या इन्होंने ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हमने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार था जिसकी चारों तरफ सीढ़ियाँ थीं, और इस स्नानागार को धार्मिक स्नान हेतु प्रयुक्त किया जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो जो शहर था, यहाँ पर एक विशाल अन्नागार भी मिला है, और संभवतः यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, ये स्थित है कहाँ पे? इक्वेडोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इक्वेडोर में स्थित है। इक्वेडोर के बारे में जान लेते हैं। इक्वेडोर जो है एक दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का देश है, और इसकी राजधानी क्या है? बीटो। इसकी राजधानी है बीटो नहीं, क्वीटो इसकी राजधानी है। क्वीटो इसकी राजधानी किसकी? इक्वेडोर की, और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का देश है इक्वेडोर। और जो भाषा बोली जाती है इक्वेडोर में, वो बोली जाती है स्पेनिश भाषा बोली जाती है इक्वेडोर में, और इसकी राजधानी हमने आपको बताई है कि क्वीटो है, क्वीटो। नेक्स्ट पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो हमने आपको बताया था ऊपर, शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21A में वर्णित है, जिसे एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है मूल अधिकार के रूप में। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय, इन्हें जफ़र उपनाम से भी संबोधित किया जाता था। ये अंतिम मुग़ल बादशाह थे। इन्हें जब 1857 की विद्रोह की असफलता हो जाती है, तब इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। रंगून क्या था? रंगून वर्मा की राजधानी थी। जो आधुनिक म्यांमार देश है, उसे पहले वर्मा कहा जाता था, और वहीं पर रंगून में ही, या यंगून मान लीजिए, वहीं पर इनकी कब्र भी है। किसकी? बहादुर शाह जफ़र की। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये इंग्लिश में है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, उनका क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय सेवक समाज की स्थापना भी की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु माना जाता है महादेव गोविंद रानाडे।
MG रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे को गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु माना जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तो हमने बताया था कि मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा थी। तांबा कब हमें मिलता है? ताम्रपाषाण काल में हमें तांबा मिलता है, इसलिए उसका नाम, तांबे की खोज के कारण उसका नाम ताम्रपाषाण काल पड़ जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो जो किलिमंजारो है वो स्थित है कहाँ पर? तंजानिया देश में स्थित है। तंजानिया कहाँ पे है? अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है तंजानिया। और जो तंजानिया है यहाँ पे जो कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी नहीं, किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है ये तो स्थित ही है तंजानिया में। और अफ्रीकी महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो ही है सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया देश में स्थित है। निम्न में से कौन सा अधिकार जीने के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो जीने के अधिकार में कौन कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं? गर्मामय जीवन का अधिकार सम्मिलित है, अच्छे वातावरण का अधिकार है, अच्छी सड़कों का अधिकार है, आत्महत्या का अधिकार यहाँ पर जीवन जीने के अधिकार में शामिल नहीं है, क्योंकि जीने की बात की गई है, मरने की बात नहीं की गई। तो अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार शामिल किया गया है। इसके तहत व्यक्ति को पूर्ण गरिमा के साथ सम्मानपूर्वक व निष्ठा से परिपूर्ण जीवन जीने का ये अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 21। जीवन जीने का अधिकार जो है एक मूल अधिकार माना गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है? तो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। पहले दूरदर्शन में एक नाटक भी आता था, भारत एक खोज करके आता था, वही डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्हीं के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हमने आपको बताया था महात्मा गांधी ने लिखी है। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, मूलतः गुजराती में लिखित है। इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। इसके अलावा एक बुक और बची, ए पैसेज टू इंडिया। ये बुक जो लिखी है ए पैसेज टू इंडिया, ये लिखी है E.M. फॉस्टर ने। E.M. फॉस्टर ने लिखी है, ये एक नोवेल है और ये 1924 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों ये आज के हमने ये जो जीके क्विज का 12वां पार्ट कराया है, आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको उम्मीद है पसंद आएगा, और आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी शेयर करिए, दूसरों को हमारे चैनल के बारे में बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपना फीडबैक दे के हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी करिए। तो दोस्तों हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।